पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कार्तिक सृष्टि को कमरे से बाहर निकाल देता है और उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देता है। इसके बाद अनामिका उसके हाथों को पकड़कर उसे घसीटते हुए घर के बाहर गार्डन में ले जाती है, उसका मजाक उड़ाती है और कहती है, यही है तुम्हारी सही जगह, घर के बाहर। फिर वो और सुनैना जी घर के अंदर चले जाते हैं। सृष्टि वहीं गार्डन में बेंच पर बैठी हुई थी, तभी जोरों की बारिश शुरू होती है। बारिश की जोरदार पानी में सृष्टि के आंसुओं का कोई अस्तित्व नहीं रहता। अब बारिश थम चुकी थी, रात ढल चुकी थी। सुबह की पहली किरण ने अपनी दस्तक दे दी थी। पूरी रात भीगने की वजह से सृष्टि की तबीयत खराब हो गई थी। सृष्टि को बुखार हो गया था। पूरी रात ऐसे ही बेंच पर बैठे बैठे न जाने कब उसकी आंखें लग गई, उसे पता ही नहीं चला। अभी भी सृष्टि अपने आप को संभाले हुए बेंच पर बैठी हुई है और उसकी आंख लग गई है। सुबह सुबह जब जगदीश जी गार्डन में घूमने के लिए आते हैं और जैसे ही उनकी नज़र सृष्टि पर पड़ती है तो जगदीश जी तुरंत ही सृष्टि के पास आते हैं। वैसे तो दूर से ही उन्हें शक हुआ कि ये जरूर सृष्टि ही है। सृष्टि के पास आने पर उनका शक दूर हो जाता है। उन्होंने तुरंत सृष्टि को उठाते हुए कहते हैं, सृष्टि बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? उठो बच्चे। उनकी आवाज़ सुनकर सृष्टि उठ जाती है। जगदीश जी पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सृष्टि खामोश रहती है, उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती। जगदीश जी सृष्टि से फिर से पूछते हैं, क्या तुम्हें कार्तिक ने यहाँ? इस बात पर भी सृष्टि खामोश रहती है। तभी जगदीश जी गुस्से से भड़कते हुए कहते हैं, इसका मतलब है कार्तिक ने ही तुम्हें घर से निकाला है, चलो तुम मेरे साथ। इतना बोलकर जगदीश जी सृष्टि का हाथ पकड़ते हैं और उसे अंदर घर में लाते हैं। जगदीश जी चिल्लाकर कार्तिक को बुलाते हैं, कार्तिक, कार्तिक नीचे आओ, कार्तिक कहाँ हो, बाहर आओ। चिल्लाने पर घर के बाकी सभी लोग बाहर आ जाते हैं। सबके बाद लास्ट में कार्तिक भी आराम से नीचे आते हुए पूछता है, क्या हुआ डैड, आप इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हैं? कार्तिक का इस तरह से नॉर्मल बिहेव को देखकर जगदीश जी और भी ज़्यादा गुस्से से भड़क उठते हैं। जगदीश जी कार्तिक के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कार्तिक से बोलते हैं, क्या हुआ? ये तो तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ? सृष्टि पूरी रात गार्डन में क्या कर रही थी? मैंने तो सिर्फ इसे कमरे से बाहर निकाला था। अब ये गार्डन में जाकर क्यों बैठी थी मुझे क्या पता। शायद आपको दिखाने के लिए ये सब नाटक कर रही हो। जगदीश जी ने कहा, इसका मतलब सच में तुमने? लेकिन क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? कार्तिक ने कहा, क्यों? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं डैड? मैंने अपने कमरे में इसे बाहर क्यों निकाला? आपकी वजह से। आपने ज़बरदस्ती इसे मेरे सिर पर लाकर बिठा दिया। आपकी वजह से मुझे इस लड़की से शादी करनी पड़ी, जिसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। आप जानते हैं मैं किसी और से प्यार करता हूँ और आपने इस गवार को लाकर मेरे सिर पर बिठा दिया। उसकी बात सुनकर जगदीश जी कहते हैं, किस प्यार की बात कर रहे हो तुम, जिसका कोई अता पता भी नहीं, जिसे पिछले 2 सालों से तुम ढूंढ रहे हो लेकिन अभी तक तुम्हें नहीं मिली। तुम उसके भरोसे रहना चाहते हो, इसका क्या गारंटी है कि आगे जाकर वो लड़की तुम्हें कभी मिलेगी भी? कार्तिक, तुम पागल हो चुके हो। तुम उस लड़की को ढूंढ रहे हो जिसे तुमने 15 साल पहले ही छोड़कर फ़ौरन चले गए थे। जिस लड़की के लिए तुम अपनी शादी को अपना नहीं रहे हो, तोड़ने पर तुले हुए हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि उस लड़की की कहीं और शादी हो चुकी हो। उनकी बात सुनकर कार्तिक ने कहा, कुछ भी हो डैड, जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता मैं किसी और को नहीं अपना सकता। कार्तिक के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सृष्टि और भी ज़्यादा टूट जाती है। कार्तिक गुस्से से आगे बढ़ता है, आप एक बात याद रखिए, आपका फोर्स करने से मैंने इसे शादी तो कर लिया, लेकिन इसे मैं अपनी बीवी कभी नहीं मानूंगा। कभी मैं इसे अपनी बीवी का दर्जा नहीं दूंगा। भले आप इसे अपने घर की बहू बना ले, लेकिन मेरी बीवी कभी नहीं। कार्तिक की बातें सुनकर जगदीश जी को बहुत बड़ा धक्का लगता है, जिससे वो लड़खड़ा जाते हैं। लेकिन उनके गिरने से पहले ही सृष्टि, जो कि उनके पीछे ही खड़ी थी, फ़ौरन आकर उन्हें संभाल लेती है। जगदीश जी सृष्टि का चेहरा तो नहीं देख पाए, क्योंकि सृष्टि ने अभी भी घूंघट किया हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे जो जगदीश जी के हाथों में गिरते हैं, जिससे उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, एक मासूम सी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है।
वो खड़े हो जाते हैं। जगदीश जी अपने आप को संभालते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। उनके कदम जैसे उनका साथ नहीं दे रहा था। वो किसी सोच में डूबे हुए थे। धीमे कदमों के साथ अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। कमरे में जाकर कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेते हैं। कमरे में वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए उनकी आंखों से दो धार आंसू बह जाते हैं। ये मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से एक लड़की की ज़िंदगी खराब हो गई। मैं अपने ही हाथों से उस मासूम सी बच्चे की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। बाहर हॉल रूम में कार्तिक की बड़ी माँ उपासना जी गुस्से से कार्तिक से कहते हैं, कार्तिक, ये तुमने अच्छा नहीं किया। बहुत गलत कर रहे हो तुम अपने डैड की बात से राज़ी होकर शादी तो कर लिया, फिर उनकी बात मानकर सृष्टि को अपना नहीं सकते। इन सब में बेचारी सृष्टि का क्या दोष है? कार्तिक गुस्से से कहता है, अब आप मत शुरू हो जाना बड़ी मम्मी। सब मुझे ज्ञान देना बंद करो प्लीज़। सबको बस इस लड़के की फिक्र है, लेकिन आप सब लोगों ने मिलकर मेरे साथ जो किया ये किसी को दिखाई नहीं देता। इतना बोलकर कार्तिक गुस्से से सृष्टि को घुटते हुए अपने कमरे में वापस चला जाता है। अपने बेटे को इस तरह से गुस्से से जाता हुआ देखकर सुनैना जी को भी बहुत गुस्सा आता है और सुनैना जी सृष्टि को एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। सृष्टि अपने गाल पर हाथ रखकर एक तरफ झुक जाती है। तभी उपासना जी सृष्टि के पास आते हैं और सृष्टि को संभालते हुए गुस्से से सुनैना जी से कहते हैं, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो सही है, नई नवेली दुल्हन पर हाथ उठा रही हो। आप चुप रहिए दीदी, आपके बेटे पर वो नहीं गुजर रही है जो मेरे बेटे पर गुजर रही है। अगर आपके बेटे के साथ भी ऐसा ही हुआ होता तब आपको समझ में आता मेरा दर्द, लेकिन अभी आपको मेरा दर्द समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपके बेटे के साथ वो सब कुछ नहीं हुआ जो मेरे बेटे के साथ हुआ है। उपासना जी हैरानी से सुनैना जी को देख रही थी। सुनैना जी आगे बढ़ते हुए कहा, अगर मेरा बेटा नहीं चाहता कि ये लड़की इस घर में रहे तो ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। मैं अभी इस लड़की को घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी। इतना बोलकर सुनैना जी सृष्टि की तरफ आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उन्हें जगदीश जी की आवाज़ सुनाई देती है, जो ऊपर खड़े दोनों की बातें सुन रहे थे। उन्होंने फिर गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बेटी को हाथ भी लगाने की कोशिश की तो अगले ही पल मेरी बेटी की जगह तुम इस घर से बाहर होगी। उनके इस तरह बोलने पर सुनैना जी हैरानी से अपने पति को देखने लगती है। फिर उन्होंने हैरानी से पूछा, आप इस कल की आई लड़की के लिए मुझे घर से बाहर निकालेंगे? जगदीश जी ने गुस्से में कहा, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो हाँ, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। उनकी बात सुनकर अनामिका, उपासना जी और सुनैना जी सभी हैरानी से उनको देखने लगते हैं। जगदीश जी सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आते हैं और सृष्टि को देखते हुए कहा, जो कि अभी भी घूंघट में थी, मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी कर दी। मैंने अपने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा करने के चक्कर में तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हारी शादी एक ऐसे इंसान से कर बैठा जो दरअसल इंसान है ही नहीं। तुम्हें अपनी पत्नी मानने के लिए तैयार नहीं। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना गिरा हुआ निकलेगा, जो शादी के पहले दिन ही अपनी पत्नी को कमरे से बाहर निकाल दे। मुझे माफ़ कर दो। उनका गला भर आया। उनकी बातें सुनकर सुनैना जी ने मुंह मोड़ते हुए अपना पैर पटकते हुए अपने कमरे की ओर चली जाती है। उनके पीछे पीछे अनामिका, फिर उपासना जी भी अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। जगदीश जी ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा, कार्तिक दिल का बुरा नहीं है। आज नहीं तो कल वो तुम्हारी अच्छाइयों को पहचान कर वो ज़रूर तुमसे प्यार करेगा, लेकिन तुम्हें तब तक हौसला रखना होगा। तुम्हें मुझे आज ये वादा करना होगा कि तुम कार्तिक का साथ कभी भी नहीं छोड़ोगी, उसे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। वो तुम्हें चाहे कितना भी फोर्स क्यों ना करे, लेकिन तुम उसे तलाक नहीं दोगी। सृष्टि ने रोते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। फिर जगदीश जी ने अपने घर की मेड सुनंदा को बुलाकर कहते हैं, सुनंदा, स्टोर रूम की बाजू वाले कमरे को साफ करवा दो, आज से बहू वहीं रहेगी। शाम के वक्त जब वो कार्तिक ऑफिस से आता है, थका हुआ सा आकर सोफे पर बैठता है। आज कार्तिक सच में कुछ ज़्यादा ही थका हुआ सा लग रहा था। सृष्टि उसे एक गिलास पानी लेकर देती है और जैसे ही कार्तिक सृष्टि को अपनी आंखों के सामने देखता है
तो उसका खून खौल जाता है। उसने सृष्टि का हाथ झटक देता है जिससे पानी का ग्लास फर्श पर गिर जाता है। शोर से सभी लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि कार्तिक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। उसने सृष्टि का हाथ पकड़ा हुआ है और उसे घसीटकर घर से बाहर ले जा रहा था। तभी उपासना जी कार्तिक के आगे जाकर खड़ी हो जाते हैं। उन्हें रोकते हुए कहते हैं, कार्तिक क्या तुम पागल हो गए हो? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो सृष्टि को, मेरे सामने से हट जाइए बड़ी माँ। इस लड़की को मैं अब इस घर में और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी बातें सुनकर सुनैना जी बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन उपासना जी कार्तिक को समझाते हुए कहते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो कार्तिक? सृष्टि कहीं नहीं जाएगी, छोड़ दो उसका हाथ। लेकिन कार्तिक ने उपासना जी की भी एक नहीं सुनी। उसने सृष्टि को घसीटते हुए बाहर निकालने लगा। कार्तिक ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, ये मेरा घर है, इस घर में वही रहेगा जिसे मैं चाहूँगा। मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ कोई भी नहीं रह सकता, ये लड़की तो बिल्कुल भी नहीं। कार्तिक की बातें उनकी बड़ी मम्मी उपासना जी को चुभ जाती है, क्योंकि वो विधवा थी और उनके पति के बाद वो अपने देवर जगदीश जी और सुनैना जी के साथ रह रही थी। वो थोड़ा दुखी होकर अपने भरे हुए गले से कार्तिक को कहते हैं, ठीक है कार्तिक, जो तुम्हारा मन करे वही करो, ये तुम्हारा घर है, तुम्ही ने बनाया है ना इसे महल जैसे इस घर को, तो ठीक है तुम ही रहो इस घर में, लेकिन मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। इतना कहकर उपासना जी अपने कमरे में जाते हैं और थोड़ी देर में अपने बैग लेकर नीचे आते हैं। जब कार्तिक जी अपनी बड़ी मम्मी को घर छोड़कर जाते हुए देखता है तो वो सृष्टि का हाथ छोड़ देता है। उपासना जी से कहता है, बड़ी मम्मी आप कहीं नहीं जाएंगे, आप चाहते हैं कि ये इस घर में रहे तो ठीक है, ये लड़की इस घर में रह सकती है, लेकिन एक बात हमेशा याद रहे कि मैं इसे कभी नहीं अपनाऊंगा। इस घर में इस बहू का दर्जा इसे शायद आप लोग दे दे, लेकिन मैं इसे कभी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। और इसे अच्छी तरह से समझा दीजिए कि ये दोबारा से कभी मेरे सामने न आए। ये बोलकर कार्तिक अपने कमरे में चला जाता है और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर देता है। कुछ घंटे के बाद जब जगदीश जी घर आते हैं तो घर की हेड सर्वेंट सुनंदा उन्हें सब कुछ बता देती है। सुनंदा, जो कि काफ़ी सालों से उनके घर पर काम कर रही थी, घर की वो सबसे पुरानी और भरोसेमंद नौकरानी थी, जिसकी उम्र कुछ 40 से 45 होगी। सुनंदा की सारी बात सुनने के बाद जगदीश जी सृष्टि के कमरे की ओर जाते हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं कि उन्हें कमरे के अंदर से सृष्टि के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। उनका मन खराब हो जाता है। वो घर के बाहर गार्डन एरिया में आ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझे? क्या कार्तिक कभी नहीं सुधरेगा? क्या यूं ही मुझे इस तरह इस लड़की की आंखों में हमेशा आंसू देखने को मिलेगा? और कितने दिन? 3 साल के बाद सब कुछ बदल गया था। सृष्टि को अलग से एक कमरा दे दिया गया था और सृष्टि को जगदीश जी अपने बेटी की तरह अपने घर में रखने लगे थे। सृष्टि ने इस साल अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। सृष्टि ने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला था तो कार्तिक और सृष्टि का रिश्ता। वक्त के साथ साथ दूरियां और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन सृष्टि ने आज भी अपना घूंघट कार्तिक के सामने नहीं उठाया था। उसे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन कार्तिक उसके पास आएगा और उसके घूंघट को उठाएगा, लेकिन सृष्टि को पता नहीं था कि इसी तरह उसके इंतज़ार करते करते दिन दिन से हफ्ता, हफ्ते से महीने और महीने का साल में तब्दील हो जाएगा। कार्तिक को इंतज़ार करते करते, लेकिन उसका इंतज़ार ही रह गया। बल्कि अब तो कार्तिक घर आना ही बहुत ही कम कर दिया था। कार्तिक अपने घर बहुत ही कम आया करता था। उसने कुछ ज़्यादा ही खुद को काम में बिजी कर रखा था। पहले कार्तिक थोड़ा बहुत मुस्कुरा लिया करता था, लेकिन अब तो कार्तिक ने ना मुस्कुराने की कसम खा ली थी। हंसना तो दूर की बात, अब तो कार्तिक पहले से भी ज़्यादा हार्टलेस और क्रूअल हो गया था। यहाँ सृष्टि ने अपना फोकस अपनी पढ़ाई और परिवार वालों की तरफ डाल दिया था। सृष्टि घर में सभी का ध्यान रखते थे। यहाँ पर उपासना जी और जगदीश जी सृष्टि पर अपना प्यार लुटाते थे। वहीं पर सुनैना जी और अनामिका उसे नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। सुनैना जी ने तो सृष्टि की ज़िंदगी जैसे तानों से भर दी थी।
आज कार्तिक 8 महीनों के बाद घर आने वाला था। पिछले 8 महीनों से वो लंदन गया हुआ था। कार्तिक लंदन में अपनी एक नई कंपनी शुरू कर रहा था और इसी सिलसिले में वो लंदन गया हुआ था। अनामिका आज सुबह से ही सक्सेना मेंशन आ गई थी। उसने वाइट कलर की एक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, चेहरे पर ढेर सारा मेकअप लगाया हुआ था। दूसरी तरफ सृष्टि, उसने एक पिंक कलर का पटियाला सूट पहना हुआ था और सिर पर लाल दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, जिससे वो बहुत ही प्यारी लग रही थी और बहुत ही सिंपल भी। सृष्टि चुपके से कार्तिक के कमरे की सारी साफ सफाई और सारा सामान अरेंज करके आई थी। वैसे तो कार्तिक के कमरे में सिर्फ सुनंदा को ही अंदर जाने की इजाज़त थी। सुनंदा आज तक कार्तिक के कमरे की साफ सफाई किया करती थी, लेकिन जब से सृष्टि आई है तब से सृष्टि ही कार्तिक के कमरे की साफ सफाई किया करती है, वो भी उसकी गैर मौजूदगी में। आज सृष्टि कार्तिक के कमरे की साफ सफाई करके निकली तो वो अनामिका से टकरा जाती है। अनामिका गुस्से से सृष्टि पर भड़कते हुए कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अपने गंदे हाथों से मुझे छुआ। ये बोलकर अनामिका सृष्टि को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि सामने से उसे जगदीश जी आते हुए दिखाई देते हैं। वो अपना हाथ रोक लेती है। पहले तो वो सृष्टि को गुस्से से घूरती हुई देखती है, फिर वो पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है। सुनंदा, जो कि दूर से ही ये सब कुछ देख रही थी, अनामिका के जाने के बाद वो सृष्टि के पास आती है और कहती है, क्या आप ठीक है? आप क्यों उस नक्सड़ी के सामने बार बार आ जाते हैं? वो तो है ही ऐसी। अब चलो, और कार्तिक बाबा के लिए आपको खाना भी तो बनाना है। सुनंदा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि जब से उन्होंने आपके हाथ का खाना खाया है उन्हें किसी और के हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता। सृष्टि ने उसकी बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुरा दी और किचन में चली गई। दरअसल जब सृष्टि ने पहली बार खाना बनाया था और कार्तिक ने सृष्टि के हाथों का खाना खाया था, उसे पता नहीं था कि ये खाना सृष्टि ने बनाया है। कार्तिक को सृष्टि का हाथ का बना हुआ खाना बहुत ही पसंद आया था। तभी कार्तिक ने बोल दिया था कि आज का कुक जो भी है वही आज से मेरे लिए खाना बनाएगा और मेरे लिए कोई खाना नहीं बनाएगा। और तब से लेकर आज तक सृष्टि ही कार्तिक के लिए खाना बनाते आई है। सृष्टि कार्तिक के पसंद का खाना बना रही थी कि तभी एक सर्वेंट आकर बोलता है, कार्तिक साहब आ चुके हैं। सृष्टि किचन में दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है, क्योंकि सृष्टि को कार्तिक के सामने आने की इजाज़त नहीं थी। अगर सृष्टि कार्तिक के सामने कभी गलती से भी आ जाती तो वो उस पर गुस्सा करता था। तब से सृष्टि ने कार्तिक के सामने आना ही बंद कर दिया। कार्तिक अंदर आता है और उसने ब्लैक कलर का पैंट, वाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी। उसने अपने एक हाथ से कंधे पर कोट को लटकाया हुआ अंदर की तरफ आ रहा था। उसके बाल हल्के से बिखरे हुए थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि शायद कार्तिक कार में सो गया था। कार्तिक की शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे और कार्तिक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मूवी का हीरो आ रहा है। कार्तिक ने अच्छी खासी बॉडी भी बनाई हुई थी। उसके 6 पैक एब्स, मस्कुलर बॉडी, चेस्ट गजब के डोले। एक बार किसी लड़की की नज़र चली जाए तो देखती ही रह जाए। यही हाल हमारी सृष्टि का भी इस वक्त था। लेकिन सृष्टि के दिल के अरमान सारे पानी में बह जाते हैं, क्योंकि अनामिका एकदम से दौड़ती हुई आती है और कार्तिक के गले चिपक जाती है। जैसे ही अनामिका कार्तिक के गले लगती है, सृष्टि ने एकदम से कार्तिक की ओर पीठ करके खड़ी हो जाती है, अपना मुंह फेर लेती है। वैसे कोई भी पत्नी अपनी पति को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन यहाँ सृष्टि को बर्दाश्त करना पड़ रहा था। अनामिका कार्तिक का हाथ पकड़कर उसे हॉल रूम में ले जाती है। चलो ना कार्तिक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जाकर वो दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं कि तभी वहाँ जगदीश जी, उपासना जी और सुनैना जी, घर के सारे मेंबर आते हैं। घर के सभी लोग अनामिका की रवैये से वाकिफ़ थे, इसलिए किसी को भी उन्हें इस तरह से पास पास बैठा हुआ देखकर हैरानी नहीं हुई। जगदीश जी कार्तिक को देखते हुए पूछते हैं, कैसा रहा वहाँ का कामकाज? कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? कार्तिक ने स्माइल करते हुए कहा, डैड सब कुछ ठीक ठाक रहा और आज रात पार्टी है, सब लोग पार्टी के लिए तैयार रहना। पार्टी कंपनी के सक्सेस के लिए है। कहते हुए वो खड़ा हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है।
रात के वक्त पार्टी की सभी तैयारियां हो चुकी थी। पार्टी बाहर के गार्डन एरिया में रखी गई थी और पूरे गार्डन एरिया को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया था। सभी लोग गार्डन की खूबसूरती को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। धीरे धीरे मेहमानों का भी आना शुरू हो गया था। फिर परिवार के सभी लोग भी अच्छे से तैयार होकर पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ज़्यादातर बिजनेसमैन अपनी बेटी और अपनी बहन को इस पार्टी में लेकर आए थे, क्योंकि सभी की नज़र इस वक्त सक्सेना खानदान की बेशुमार दौलत और शोहरत के इकलौते वारिस कार्तिक पर थी। उसकी शादी की बात अभी तक घर की चार दीवारी के अंदर ही थी। दुनिया वालों की नज़र में वो अभी भी बैचलर था। किसी को भी कार्तिक की शादी के बारे में पता नहीं था, इसलिए सभी लोग कार्तिक से अपनी बेटी या तो अपनी बहन की शादी कराना चाहते थे। अनामिका ने भी एक रेड कलर का गाउन पहना हुआ था, जिसमें थाई से लेकर नीचे तक एक लंबा कट लगा हुआ था। उसमें उसकी टांगें साफ साफ दिखाई दे रही थी। ऊपर से उसका गाउन ऑफ शोल्डर था, जो कि सिर्फ उसकी चेस्ट को कवर कर रहा था। अनामिका ने अपने बालों का बन बना रखा था और चेहरे पर ढेर सारा मेकअप किया हुआ था। कुल मिलाकर अनामिका भी आज काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उपासना जी एक वाइट कलर की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी। सुनैना जी ने एक ब्लैक कलर का गाउन पहना हुआ था, क्योंकि सुनैना जी अभी भी अच्छी काफ़ी पर्सनालिटी रखती है। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनका एक 25-27 साल का बेटा भी है। जगदीश जी ने एक ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। उनकी उम्र ने अभी तक उनके चेहरे के नूर को नहीं छीन पाया था। सभी लोग कार्तिक के आने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि अभी तक कार्तिक पार्टी में नहीं आया हुआ था। तभी कार्तिक की एंट्री होती है। उसने एक रॉयल ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था, जेल से बाल को सेट किया हुआ था, एक हाथ में आईफोन और एक हाथ में ब्रांडेड वॉच पहनी हुई थी। कुल मिलाकर बहुत ही हैंडसम और हॉट लग रहा था। सभी की नज़रें कार्तिक पर ही टिकी हुई थी। लड़कियां अपनी हवस भरी निगाहों से कार्तिक को देख रही थी। सभी की नज़रों में कार्तिक के लिए लस्ट साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी अनामिका कार्तिक की तरफ बढ़ जाती है और अपना एक हाथ उसके हाथ में डालकर उसके साथ खड़ी हो जाती है। और फिर कार्तिक अनामिका के साथ पार्टी में इंटर करता है। और वहीं सृष्टि अपने कमरे की खिड़की पर खड़े होकर ये सब कुछ अपनी नम आंखों से देख रही थी। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए लव आफ्टर डिवोर्स पर।